नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग न्यू सीरीज देख रहे हैं एसएससी का, तो आज हम तीसरी क्लास को देखेंगे। ये सीरीज जो है एसएससी मेंस को टारगेट करते हुए स्टार्ट की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य एग्जाम अगर आपको देना है तो आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है जिनको कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि ये सीरीज भी बाइलिंगुअल है। अगर आप इसकी कंटेंट बाय किए हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ मिलता होगा। जैसे कि इससे पहले 2 पीडीएफ हमने दे दिया है ग्रुप में, आज तीसरी क्लास है, तीसरी भी दे दी जाएगी। तो जैसे जैसे क्लास होगा आपको ग्रुप में मिलता रहता है। इस सीरीज में टोटल 36 क्लास होगी। इससे पहले आप सभी को पता है कि हमारी एक ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500। ये पुस्तक एसएससी के एग्जाम में तहलका मचाने के बाद और आप लोगों के बीच इतने लोकप्रिय होने के बाद अब कहने सुनने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर जिनको चाहिए, ये मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे आप बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि की भी क्लास चल रही है, तो उनका भी आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहा है, लोक चाहे परलोक में इस समय तक, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, इस समय तक कंटेंट जो मैं देता हूँ, है ना, मैं तो हर आदमी को नहीं परखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ऐसा करके देता हूं कि आपको एग्जाम में मेरिट में लाने तक के लिए काफ़ी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और आपने इसका रिजल्ट देखा भी होगा भाई, 25 में 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में यह अटल सत्य है कि 2 से 3 क्वेश्चन वैसे आते हैं जो पहली बार ही छप रहा होता है, तो कुछ क्वेश्चन 1-2 छोड़ने के लिए भी होता है। आप 25 में 25 टारगेट नहीं कर सकते, है ना। वो बिरले ही कोई बच्चा होगा जो 25 में 25 कर लेगा। ठीक है मेरे भाई, 25 में अगर मैं कहता हूँ 21 हो गया तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, 21-22 हो गए तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं भैया। तो मैं इतना ही पे काम करता हूँ, 25 में मुझे 22 चाहिए बस। चलिए, पहला है भैया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ... नए भारत के सपने अभियान की शुरुआत की गई थी, है ना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके साथ मिलकर नए भारत के सपने अभियान चलाया था, ऐसा क्वेश्चन है। तो मेटा के साथ। अब ये मेटा क्या है ना, फेसबुक है भाई, है ना, फेसबुक। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उस समय तत्कालीन मंत्री श्रीमती जुबीन ईरानी, है ना, जो अब मेटा के साथ मिलकर जो है इस प्रकार की पहल को अंजाम दिए थे, चलाए थे। कौन से पहल? अमृत पीढ़ी अभियान, नए भारत के सपने की शुरुआत। ठीक है, तो ये 2023 की बात होगी जो आपके एग्जाम में आके गए। अब 24 में इस प्रकार के क्वेश्चन कौन से आएंगे, आइए बताते हैं। हाल में ही इसरो ने नासा के साथ संबद्ध सर्विस प्रोवाइडर एक्सियोम 4 मिशन के लिए जो है साझेदारी की है या समझौता की है। तो कल हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्सियोम 4 मिशन के लिए इसरो ने किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है, तो आप कहेंगे अमेरिका, अर्थात नासा के साथ। तो एक क्वेश्चन ये VVI करके रखेंगे। इसरो ने नासा के साथ 2023 में पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट पर कार्य करने के लिए, है ना, जो हाथ मिलाया था, तो निसार था इसका नाम। निसार का फुल फॉर्म आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया था। एक भी बात हवा में नहीं करते, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत आदमी हवा में लेता होगा कि झूठ कौन नहीं बोलेगा भाई इस जमाने में। मैं नहीं बोलता हूँ भाई, मैं नहीं बोलता हूँ, तकलीफें बहुत आती है लेकिन मैं बोलता नहीं। ठीक है, CHSL में पूछा गया था ये निसार का फुल फॉर्म। ठीक है, ये निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो जब ये वाला पूछा जा सकता है इसरो नासा के संयुक्त परियोजना, तो आपके इसरो नासा का एक्सियोम 4 भी पूछा जा सकता है। ये 2024 की बात है। इसके अलावा इसरो ने हाल में ही जाक्सा, अब ये जाक्सा कौन है, तो ये जापान का स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इनके साथ भी हाथ मिलाया है। किस मिशन पे काम करने के लिए? लूपेक्स मिशन पे काम करने के लिए। लूपेक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो लूप का याद रखना है, लूनर पोलर। क्या नाम है भैया? लूनर पोलर, है ना, और इसका फिर स्पेस वगैरह आप जोड़ देंगे आगे, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है भाई, तो ये है लूपेक्स का फुल फॉर्म। निसार का पूछा जा सकता है, तो लूपेक्स का भी पूछा जा सकता है। तो तैयारी में रहिएगा, इसे VVI करके रखेंगे कि इसरो ने लूपेक्स पे काम करने के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी या किस स्पेस एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया जाक्सा के साथ या जापान के स्पेस एजेंसी के साथ। अगला प्रश्न है, मेरी गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है मेरी गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम। ठीक है मेरे भाई, अब संस्कृति मंत्रालय से एक क्वेश्चन और,
जैसे आपको सभी को पता होगा कि इस बार जो हमने 2024 में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किए, तो यहाँ पे मुख्य अतिथि आए थे भैया फ्रांस के राष्ट्रपति, है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इमैनुअल मैक्रोन उनका नाम है। इनके अलावा आप सभी को पता होगा कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ओडिशा राज्य को दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। उसी प्रकार से मिनिस्ट्री कैडर में यानी मंत्रालय विभाग में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है ये आपका संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। तो ये दोनों बात ध्यान जरूर रखिएगा। ये ई बुक का लुक है जिसकी चर्चा हमने ऊपर करा है। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। जैसे ही मुझे जनजीवन में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज से कौन अपने को प्रोटेक्ट करता है, तो अपने को याद आता है भैया ओजोन परत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर ऐसी बात किया है कि भाई पेड़ पौधे जीव जंतु में पाए जाने वाली एक ऐसी वर्णक, जंतु कहना ठीक नहीं होगा, सिर्फ जीव कहना सही रहेगा, कि एक ऐसी वर्णक जो उनको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो इनका नाम है कैरोटीनॉइड। चौंकिए नहीं, गाजर में भी होता है, टमाटर में भी होता है, ठीक समझ रहे हैं आप। ये कैरोटीनॉइड पेड़ पौधों के साथ, ये छोटे छोटे पौधे में होते हैं, वैसा नहीं कि आम बला जैसे पौधा में, है ना। तो ये जो कैरोटीनॉइड होता है ये छोटे छोटे पौधे में होते हैं, पौधे इसके अलावा जीवाणु में भी होते हैं, शैवाल में भी होते हैं, कवक में भी होते हैं। तो वो प्रोटेक्ट करता है इनको किस चीज से? अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्प्रभाव से, ठीक है मेरे भाई। आप सभी को पता है अगर ओजोन परत न हो तो हम लोग झुलस जाएंगे, वैसे ही हम लोग झुलस रहे हैं। जो जलवायु पर जो आप देख रहे हैं, जलवायु कितने परिवर्तित हो रहे हैं, हर साल दर कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो आप सपोज कीजिए आज से 100 वर्ष के बाद कहाँ होंगे हम, ठीक है। तो ये ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करता है। पेड़ पौधों में कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट है जो अल्ट्रावायलेट रेज से उनको प्रोटेक्ट करता है, इतना समझना है। इनके अलावा प्रकाश संश्लेषण समझना आपको बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले एक फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ऊर्जा का फॉर्मेशन किस रूप में करता है, तो आप कहते हो लाइट एनर्जी लेके केमिकली एनर्जी या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इनके अलावा इस प्रक्रिया में क्या होता है, पेड़ पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन और लवण का जो है जुगाड़ करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और हमें क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है आपका घटक ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले CO2 होना चाहिए, ये तो बहुत है जी। इनके अलावा सूरज की प्रकाश ये भी बहुत है। इसके अलावा जल भी बहुत है, और क्लोरोफिल पाए जाते हैं पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण। तब आप कहोगे भैया जो कवक होता है उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण होती है? नहीं जी, कवक में प्रकाश संश्लेषण होता तो ये भी पेड़ पौधे होता ना, इसमें पिगमेंट ये क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, इसी कारण तो ये हरा नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो है इनमें पिगमेंट नहीं पाई जाती है, ये दूसरे पे डिपेंड है अपने भोजन पानी के लिए, ठीक है। तो प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की प्रकाश ये चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज से जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरा कलर का पिगमेंट है जिसे लवक भी कहते हैं, जो पेड़ पौधों को हरा रंग देने के लिए जिम्मेवार है ना। पेड़ पौधों के लिए जो है ना, पेड़ पौधा हरा होता है। अगर इंसान में होता है क्लोरोफिल तो इंसानों हरा हो जाता। इनके अलावा यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कहाँ पे इनकी ठिकाना है पेड़ पौधों के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपने सुना होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो है पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नॉन मेटल, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या मेटल, इसे क्या कहते हैं भैया, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से होती है, जल के अपघटन से होती है। और अपघटन अभिक्रिया को और क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक यौगिक टूट के दो नए नए तत्व का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा अपघटन अभिक्रिया, जैसे कि मैंने अभी बताया, इन्हें वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक उत्पाद टूटकर दो या दो उत्पाद को जो है निर्माण करती है। इसके अलावा जो ऊर्जा की उपस्थिति में संभव है, यानी वियोजन अभिक्रिया हमेशा ऊर्जा डिमांड करता है, और ऊर्जा कई फॉर्म में होते हैं, प्रकाशीय में हो सकता है, लाइट में हो सकता है, या फिर उष्मा के रूप में, हीट के रूप में हो सकता है। जिस रूप में होगा उस ऐसा नाम हो जाता है थर्मोलाइसिस, है ना। अगर हीट के रूप में है, विद्युत के रूप में है इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर उसके क्या बोलते हैं भैया, प्रकाश के रूप में है तो फोटोलाइसिस। समस्त जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनसे प्रोटेक्ट कौन करता है भैया, ओजोन करता है। ओजोन परत पे बैठक कौन सा हुआ, मॉन्ट्रियल बैठक।
मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 के अंदर। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 48 होता है। कैसे होता है 48? क्योंकि आपको सभी को पता है कि इसका कुछ इस प्रकार से अनुसूत्र होता है O3। अगर इस 16 होता है O का द्रव्यमान तो 16 गुने 3 टाइम बराबर 48 हो जाएगा। प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में ही फैसला लिया गया था। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जो ओजोन है ना, उसे क्षति पहुंचाने का काम CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, जो फ्रिज इत्यादि से निकलने का काम करता है। इनके अलावा इसी प्रकार से एक और गैस का फुल फॉर्म आपसे पूछता है मिक। मिक मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुआ था 3-4 दिसंबर के नाइट में, जो आज भी इनका असर देखने को मिलता है, उसमें मिक गैस का रिसाव हुआ था, है ना। मिक गैस का आपसे पूछा जाता है कि यह मिक गैस किस फैक्ट्री से रिलीज हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, है ना। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो है रिसाव हुआ था, मिक गैस निकला था भोपाल गैस त्रासदी में। इसके ऊपर कई सारे फिक्शन, कई सारे किताब, डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बने हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हुआ, हमारे लिए काला दिन था। इनके अलावा परावैंगनिक किरणों का खोज जो है जोहान विलियम रिटर के द्वारा किया गया था 1801 ईस्वी में। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए अर्जेंटम क्लोराइड को चुना था, यानी AgCl को चुना था। अर्जेंटम क्लोराइड, अर्जेंटम मतलब चांदी होता है। इसके अलावा जो अर्जेंटम क्लोराइड है ना, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे? फोटोग्राफी में भी कर सकते हो। बेरियम क्लोराइड का भी करते हैं अपन, ब्रोमो क्लोराइड BrCl का भी करते हैं, है ना। और इसके अलावा AgCl अर्जेंटम क्लोराइड का भी करते हैं, है ना। तो ये आपका फोटोग्राफी में भी इन सब चीज का इस्तेमाल होता है। तो अर्जेंटम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था परावैंगनिक किरण की पता लगाने के लिए विलियम जोहान रिटर ने। इनके अलावा चमगादड़ रात में उड़ जाता है। आपसे पूछता है कि किस के कारण उड़ पाता है? तो चमगादड़ रात में जो उड़ता है ना, ये पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है खुद को, और जब उनकी तरंग किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है उस हिसाब से वह रात में उड़ पाता है। समझे कि नहीं समझे? खुद का तरंग जो है रिलीज करता है, और वो जो तरंग है किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, इससे अनुमान लगाता है आगे की रास्ता साफ है या नहीं। इस हिसाब से चमगादड़ आपको रात में उड़ पाता है। अच्छा, चमगादड़ मैमल्स है कि एम्फीबियन है, क्या है भैया? तो ये मैमल्स है भैया, स्तनधारी में आता है चमगादड़। इनके अलावा एक्स किरण की खोज 1895 में विलियम कोनराड रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। इसी कारण इसे 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार चारों याद रखें 2024 का आ जाने के बाद भी, है ना। पहला नोबेल पुरस्कार चारों पांचों जरूर याद रखिएगा, मैंने बता दिया है। चिकित्सा में एमिल वान बेहरिंग, इसके अलावा केमिस्ट्री में बफन हॉफ्ट, इनके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स में रेगनर फिश और जॉन टिनबर्ग, इसके अलावा फिजिक्स में विलियम रोएंटजन। ये सब जरूर ध्यान रख लेना भाई। एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10 के पावर -3, माफ कीजिएगा 10 के पावर -11 से 10 के पावर, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ छूट रहा है ना, यहाँ पे कुछ छूट रहा है। ठीक है, इसे अपन क्लोज करते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है, इसको अपन 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। इसके अलावा आवृत्ति की बात करेंगे 10 के पावर 16 से 10 के पावर 19 हर्ज तक होती है। आवृत्ति की बात करेंगे, अभी आवृत्ति रखिए, मैं एक्स किरण का वो सब बाद में करा दूंगा। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक तो जो है ये वाला स्क्वायर वाला चीज़ काम नहीं करता, फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो इसी को ही स्क्वायर जैसे मान लीजिएगा। थोड़ा तो आपको भी सहना होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं लेस इक्विपमेंट के साथ पढ़ाता हूँ। इसके अलावा ये आपके फ्रीक्वेंसी याद रखना है, 3 गुने 10 के पावर 16 से 3 गुने 10 के पावर 18 हर्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी। और जो एक्स किरण है इसका इस्तेमाल तो बहुत कॉमन है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे वगैरह होती है वहाँ पे किया जाता है। पादप हार्मोन विकास को ऑक्सिन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। ऑक्सिन, जेब्रेलिन्स, ये दोनों हार्मोन पादप में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन और मानव वृद्धि हार्मोन, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पादप में यहाँ पे ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन को नियंत्रित करता है ना। इसके अलावा पादप के तना में कोशिका वृद्धि के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार है। कौन सा? ऑक्सिन की बात हो रही है ना, कि ये जो ऑक्सिन है पादप में जो तना में कोशिका वृद्धि होती है, ये इनके लिए जिम्मेवार कौन से हार्मोन है? तो ऑक्सिन ही हो जाएगा।
पौधों को समस्त विकास के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है इसका नाम है जिबरेलिन। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठते हैं और दोनों ऑप्शन में दिया गया रहता है। अगर पार्टिकुलर आपसे पूछ रहा है कि पादप के तना में कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेवार हार्मोन, तब आप आंसर मारेंगे ऑक्सीन को। और खाली कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि पौधों, यहाँ मैं समस्त भी काट देता हूँ, खाली इतना लिखा है कि पौधों को विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन, तो जिबरेलिन, ये जिबरेलिन है ना, बौना पौधा को बढ़ने में मदद करता है ना, यानी ये पूरी तरीके से बढ़ाने के लिए मददगार है जिबरेलिन। और ये पार्टिकुलर रूप से कौन सा भैया, ऑक्सीन। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, एक बार इस लाइन को रोक के पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, पादप हार्मोन विकास को ऑक्सीन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है ना, हार्मोन विकास को ऑक्सीन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है। पादप के तना में कोशिका वृद्धि के लिए यही हार्मोन जिम्मेवार है, अर्थात ऑक्सीन की बात हो रही है। लेकिन अगर समस्त पौधा के वृद्धि की बात करते हैं तो जिबरेलिन आंसर हो जाता है। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है ना, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति आकार और मजबूती देने का काम करते हैं, है ना। इसकी बनावट सेलुलोज तथा प्रोटीन की होती है। तो सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही का फॉर्म है ना, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आप कह सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि कोशिका के अंदर जब बनावट यानी सूक्ष्मता और विशालता के अनुसार देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो जाता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ये आपका कोशिका भित्ति बनी होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर सेलुलोज की बनी होती है। तो इसीलिए ओवरऑल सेलुलोज और प्रोटीन यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनती है कौन सा भैया, कोशिका भित्ति, जो जंतु में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत प्रशासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो है हस्तांतरित कर दी गई थी? ये क्वेश्चन CGL 24 में पूछा गया था। तो ये है भैया आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, कई बार बता चुके हैं। ये क्या होता है कि मैंने आपका इसका कहानी भी बता दिया हूँ कि भैया जो 1857 का विद्रोह होता है, अपने पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे और हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़े, टुकड़े टुकड़े में लड़े थे, इसीलिए हमारी हार हो गई। लेकिन इसे हार नहीं कहेंगे, नाक में दम कर दिए थे। तो भैया वहां पे जो ब्रिटिश के जो राजा रानी थे उनको लगा कि आज इतना तक आया है, कल तो हमारा सत्ता ही साफ कर देगा, इससे अच्छा है कि अब इनका शासन व्यवस्था जो है यहां से चलाया जाएगा, हम बनाएंगे नियम। तो इसीलिए जो है 1857 के विद्रोह के बाद एक अधिनियम आता है 1858 में, और इसके तहत यह फैसला होता है कि अब जो हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ऑपरेट होगा। ठीक है भाई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल जाती है। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, ये पूछा जाता है। उस समय का गवर्नर कौन था? कैनिंग थे, और यही जाके जो है वायसराय बने पहले। इनके अलावा यह विद्रोह 10 मई 1857 को जो है भड़का था। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, कहां से? मेरठ से, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो विद्रोह का स्ट्रक्चर तैयार किए थे ये नाना साहब तैयार किए थे। नाना साहब जिसे हम धोंदू पंत भी कहते हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, धोंदू पंत किसे कहा जाता है? नाना साहब को कहा जाता है। नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र थे, है ना, तो ये इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड का पुत्र। इनके अलावा 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किए थे कौन? नाना साहब। तो नाना साहब से 3 क्वेश्चन यहाँ याद रखना है। किनका पुत्र था? तो बाजीराव द्वितीय का, और दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत, और कहाँ से किए थे? कानपुर से, है ना। इनके अलावा यहाँ पे जो है कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, उसका लिस्ट दिया गया है, अच्छे से देखिएगा। दिल्ली से जो है बहादुर शाह द्वितीय, है ना। इसके अलावा यहाँ पे निकोलस और हडसन अंग्रेज के तरफ से थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कालीन कैंपावेल वहाँ से अंग्रेज हो गए। कानपुर से नाना साहेब, है ना, कंपावेल ही कानपुर में भी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हुरोज, तभी तो एक क्वेश्चन बनता है ना कि रानी लक्ष्मीबाई का आखिरी युद्ध किसके साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी? तो हुरुज कालपी के लड़ाई में। ठीक है, इनके अलावा इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। बनारस में कोई ऐसा नाम नहीं है, कर्नल नील ही था। बिहार में कुंवर सिंह साहब विलियम टेलर के खिलाफ। पंजाब में जनसाधारण, ये तो जनसाधारण वाला नहीं पूछेगा आपसे। फतेहपुर में अजीमुल्लाह, है ना। इसके अलावा फैजाबाद में मोहम्मद अहमद, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अहमदुल्लाह होगा एक्चुअली। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के समय अहमदुल्लाह नाम होगा जो फैजाबाद में आपने देखा ना।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया थी। अभी आपने देखा कि इंडिया में उस समय कौन थे? कैनिंग। ब्रिटेन के महारानी कौन थे? विक्टोरिया। और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, पूछते हैं ये सब। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में अकबर के शासनकाल में हुआ था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आधिकारिक व्यापार पत्र दिए थे, इन रानी का नाम है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये कब दी थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, है ना। इनके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह कौन थे भैया? अकबर। मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ये गलती हो गया, है ना। यहाँ पे जो है, यहाँ गलत टाइप कर दिया है। यहाँ पे आपको लिखना होगा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है भाई, ये करेक्शन करके दे देंगे। अंतिम मुगल बादशाह थे ये बहादुर शाह जफर। इन्हें कैद करके अंग्रेज कहाँ ले गए? बर्मा ले गए। तो एक बार पार्टिकुलर ये भी पूछा गया था कि अंग्रेज बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां ले गए? तो बर्मा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह में भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। संथाल विद्रोह उससे कुछ ही दिन पहले, 2 साल पहले 1855 में हुआ था। और संथाल विद्रोह के जो नेता थे ना, उनका नाम आज भी पूछा जाता है सिद्धू और कान्हू मुर्मू। इनके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो भैया पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। 5 साल के लिए तो देती ही है ना, तो एकदम सही है। ठीक है भाई, ये सही है, दीर्घकालीन हस्तक्षेप करते हैं सरकार। इनके अलावा भारत में प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को समावेशित किया गया था। ये भी सही है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन आत्मनिर्भरता जो है प्रथम 7 में आप देखेंगे तो डायरेक्ट, मतलब इनको एक उद्देश्य के तौर पे जरूर रखा गया था। इनके अलावा 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच रोलिंग प्लान आया था 1978 से 83, 80 में ब्रेक हो गया था हालांकि। तो ये भी 5वीं और 6ठी के बीच में पड़ेगा, एकदम सही है। 3 भी सही हो जाएगा। इनके अलावा जो चौथा है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि तथा रोजगार सृजन रखा गया था। ये भी सही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के सही है जी। 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से लागू करने का, है ना, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से लागू करने का जो मतलब ऑथराइज थे, ये राष्ट्रीय विकास परिषद थे। ये भी सही है। उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है। योजना बनाता था योजना आयोग, ठीक है, लेकिन लागू करने का काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का था। एकदम सही है। तो पांचों के पांचों कथन सही है। तो हम चलते हैं आगे। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले जोसेफ स्टालिन यानी रशियन, है ना, ये 1928 में स्टार्ट करवाए थे। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है, जैसे विकास दर में वृद्धि रखना, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये मेन मोटो होते हैं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। इसके बाद एक चीज पे उद्देश्य डाला जाता है और एक चीज पे विशेष बल दिया जाता है। अब तो खैर पंचवर्षीय योजना बनते ही नहीं है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना 1944 में मुंबई के उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस भी पूछता है इसका। बॉम्बे प्लान, है ना, इसे कहते हैं अपन बॉम्बे प्लान कहते हैं, बॉम्बे प्लान, है ना। इनके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था ये हेराड डोमार मॉडल था। 1951 से 56 तक चला था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में पेश किए थे। यह हेराड डोमार मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया। 5 IIT की स्थापना की नींव इसी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, पहला वाले में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे 1956 से 1961 होता है। PC महान लोबिस के मॉडल पर आधारित होते हैं, जिनके नाम पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इनके अलावा इस योजना में औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई के अंदर 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई गई अलग अलग देशों के सहयोग से। 1966 से 1969 तक के काल को योजना अवकाश का काल कहा जाता है। इस समय जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, ये सिर्फ वार्षिक योजना के तौर पे कार्य किया, क्योंकि उस समय जो है थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई थी। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ये गाडगिल फार्मूला का इस्तेमाल कर बनाया गया था। पहली बार केंद्र में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इनके अलावा, है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीय है।
पांचवी पंचवर्षीय योजना में आते हैं। इसकी अवधि 1974 से 78 तक रखा गया था। पांचवी योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पे जोर दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम डीपी धर के मॉडल पे जो होता था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्या सुझाव डीपी धर ने दिया। तो डीपी यहाँ से इस कोष्ट को भूल जाइए, मैं सिर्फ बताने के लिए इनका नाम लिख लिया हूँ। यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। इसी योजना के दौरान केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब जनता पार्टी की तरफ से 1977 में सेलेक्ट होकर के आए थे। इनके अलावा मोरारजी देसाई के काल में ही रोलिंग प्लान की अवधारणा दी गई। यह रोलिंग प्लान 1978 से 83 तक के लिए बनाई गई, लेकिन 80 में इसे ब्रेक कर दिया कांग्रेस के सरकार ने और फिर से जो है छठी पंचवर्षीय योजना नए सिरे से स्टार्ट की 1980 से 85 के लिए। बैंकों का दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ, पहली बार 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का हुआ था। अब दूसरी बार में जो है 6 बैंकों का होगा, 1980 में होगा। छठी पंचवर्षीय योजना आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत मानी जाती है। जो आपका निजीकरण, वैश्वीकरण आपने सुना होगा 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार में, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जो बात है, जो मतलब लपट है, ये यहीं से उठ रही थी, छठी पंचवर्षीय योजना से ही। मतलब उदारीकरण की जो शुरुआत है यहीं से माना जाता है। साथ ही साथ जो नाबार्ड की स्थापना है ये छठी पंचवर्षीय योजना में ही 1982 के अंदर हुआ था। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कौन से शब्द जो है अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान मतलब ने पूजा पाठ के जैसा। तो कल्प यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेद के अनुसार, है ना, सॉरी वेदांगों के अनुसार। वेदत्रयी किसे कहते हैं? वेदत्रयी है, इस प्रकार से होता है वेद, फिर त्रय कार्य, वेदत्रयी। ये वेदत्रयी में कौन कौन से शामिल है? तो यहाँ पे त्रय का मतलब 3 होता है, तो 3 वेद शामिल है। तो 3 पहले के वेद, लास्ट वाला वेद इसमें शामिल नहीं है। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है, अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो इसे वेदत्रयी कहते हैं, है ना। इनके अलावा वैदिक सभ्यता कौन नदी के किनारे फली फूली थी, ये भी पूछा जाता है। तो सरस्वती नदी के किनारे आंसर करना है। और सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, सिंपल सी बात। इनके अलावा वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अपना अपना एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का आएंगे तो आपका आयुर्वेद होगा, है ना। इनके अलावा सामवेद का आएगा तो गंधर्व वेद होगा। यजुर्वेद में देखेंगे तो धनुर्वेद होगा। और जो लास्ट वाला है आपका कौन सा, है ना, अथर्ववेद, उनका अर्थवेद होगा। तो जैसे याद होता है इसे जरूर याद रखें। मिलता जुलता है अर्थवेद का अथर्ववेद का अर्थवेद, है ना, मिलता जुलता है। तो जैसे आप मतलब गलती न करें वैसे याद रखिएगा। इनके अलावा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है तथा सबसे विस्तृत वेद है। इस वेद के पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। इनके अलावा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 गो मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 या उससे अधिक जो है आपका क्या है, श्लोक है। 4 वर्णों का विवरण, है ना, कहाँ पे मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा 4 वर्णों का विवरण, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। तो ये वेद और नदी, इनको जो है रिलेट कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आती है कि भाई अमुक नदी की जिक्र कितनी बार है। ऋग्वेद में देवताओं में सबसे महान शक्तिशाली इंद्र को माना गया था। इंद्र को पुरंदर कहा गया था, ना, उस समय पुरंदर, है ना, किला को तोड़ने वाला। पुरंदर की संधि भी होती है ना। इनके अलावा सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। पंचविंश सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा, ऋग्वेद का भी अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो क्या बोलोगे? एतरई ब्राह्मण जो है ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एतरई ब्राह्मण, ठीक है, वो तेतरई है, तेतरई एक अलग ग्रंथ है। एतरई अयकार एक वाला है ना, एतरई ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। इनके अलावा सामवेद का ब्राह्मण यहाँ पे आप देखिए पंचविंश, है ना, सामवेद का ब्राह्मण है। इनके अलावा यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। यह माफ कीजिए, हाँ, ये जो है यजुर्वेद, इसमें आपको गद्य और पद दोनों में मिलेगा। इसमें धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड का वर्णन मिलेगा। और इसके जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण है। इस वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, अभी मैंने बताया था ऋग्वेद का एतरई ब्राह्मण, और जो इससे पहले सामवेद था उसका पंचविंश, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं।
अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। इसमें रोगनाशक, जादू टोना, विवाह इत्यादि का जो है वर्णन किया गया है। गोत्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। कहाँ पे? अथर्ववेद में। हे भगवान विष्णु। सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 से जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए यहाँ से जो उपनिषद है, दो चार गो फेमस, वो काफी एग्जाम में आता है। मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, जबालोपनिषद, ये सब आता है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते हो गया। नचिकेता यम संवाद, आपने इसकी कहानी पढ़ी होगी। छोटी सी बच्चे जो है यमराज के घर चले जाते हैं, तो ये कठोपनिषद में है। 16 महाजनपद का जो वर्णन है, ये आपका अंगुत्तर निकाय में मिलेगा। ये भी एक काव्य है। चारों आश्रम का जो वर्णन है, ये आपको जबालोपनिषद में मिलेगा, है ना। इनके अलावा जो यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने 5 उपनिषद बताए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। छठा उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेद का आखिरी पाठ माना जाता है उपनिषद को, जिसकी टोटल संख्या 108 है, जिनमें कुछ एक ही जो है इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बताया अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा किस पंडवानी गायिका को वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उषा वार्ले को किया गया था। उषा वार्ले पंडवानी से जुड़ी ही छत्तीसगढ़ की महान कलाकार हैं, जिन्हें 2023 के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। अजीता श्रीवास्तव, ये उत्तर प्रदेश में कजरी लोक गायिका हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा 2022 में पद्मश्री, इससे पहले 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख कजरी गायिका उर्मिला श्रीवास्तव, देखिए इससे पहले अजीता श्रीवास्तव को मिला, अब उर्मिला श्रीवास्तव को 2024 में मिला है। ये भी कजरी की ही गायन करती है, ये भी ध्यान रखें, यानी दोनों श्रीवास्तव कजरी की गायन। वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के चिकनकारी कलाकार नसीमा बानो को जो है पद्मश्री दिया गया है। ये चिकनकारी क्या होता है? पहले जब हम सुनते तो वही इंटर में आने के बाद ही सुने ये सब, जब मेरा रूम पार्टनर तैयारी करता था, है ना। तो चिकनकारी मतलब मेरे ख्याल में क्या होता था कि चिकन है क्या ये, है ना। नहीं भैया, चिकनकारी कला है ना। ये आपका कहाँ पे होता है? लखनऊ के अंदर फेमस रूप से होती है, प्रसिद्ध है लखनऊ शहर चिकनकारी के लिए, उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे लिखा है नीचे। इनके अलावा 2024 में पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान धुरंधर थे और ये बनारस घराने से संबंधित थे, इनको फॉस्थुमियस यानी मरणोपरांत जो है आपको दिया गया 2024 में पद्मश्री, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनकी एक जो राइटिंग है, ये काफी पॉपुलर है। मधुगन नाम है इनका, क्योंकि ये इनका पहला लेख था। ठीक है भाई, तो आने वाले एग्जाम में ये ना चिपका दे। इनके अलावा वर्ष 2024 के लिए डोगरी लोक कला के लिए रोमालो राम, ये जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा, वहीं से ये डोगरी लोक कला के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। उषा उत्तुप, ये जो हाई आवाज में गाना गाती है, इंडियन पॉप जैसा गाना नहीं गाती है, उषा उत्तुप, है ना। गूगल से देख लेना भाई, थोड़ा सा ऐसा हेल्दी है मैडम, गाती बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ना। तो ये उषा उत्तुप को जो है 2024 में पद्म भूषण दिया गया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला बाली जो है, ये नृत्यांगना भी है और साथ ही साथ फिल्म अभिनेत्री भी थी। तो इनको 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है। वो चिरंजीवी को भी दिया गया है साउथ के, है ना। इनके अलावा वर्ष 2023 में उमाथट नृत्य के लिए रानी मचिया को, है ना, क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा रानी मचिया को 2023 के लिए कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2023 भी चुना गया था, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के क्षेत्र में आर मुथुकनमल को पद्मश्री दी गई थी, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा वर्ष 2019 में भरतनाट्यम के क्षेत्र में, है ना, पद्मश्री पाने वाली नर्तकी नटराज प्रथम ट्रांसजेंडर महिला है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2024 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार, इसे VVI कर लेना भाई, ये जो दोनों लाइन है ना नीचे का, इनको VVI कर लेना, किसी डायरी में जरूर लिख लेना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, मेरे ख्याल से 100% मैं इनको दे रहा हूं, आराम से आ जाएगी ये क्वेश्चन। वर्ष 2024 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार किन्हें मिला है? तो TM कृष्णा को मिला है। TM कृष्णा कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। और आप कहेंगे ये संगीत कला निधि पुरस्कार कौन देता है? तो मद्रास संगीत अकादमी यानी कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। इनके अलावा मद्रास संगीत नाटक अकादमी, अच्छा, मद्रास संगीत नाटक अकादमी
कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोच्च जो है पुरस्कार है आपका कौन सा भैया, संगीत कला निधि पुरस्कार, जो 24 के लिए टीएम कृष्णा को, 23 के लिए बॉम्बे जयश्री को मिला था। बॉम्बे जयश्री के बारे में पूछा भी गया था सीएसएल के एग्जाम में कि भाई किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है ना जुड़ी हुई है कर्नाटक संगीत से। वर्ष 2022 के लिए वायलिन वादक लालगुडी जयराम को मिला था आपका ये वाला संगीत कला निधि पुरस्कार, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021 के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा अभिनंदन सरोजा अवार्ड से सम्मानित किए गए थे अपर्णा सतीशन। और अपर्णा सतीशन किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। अंबानी परिवार के नव निर्वाचित नहीं होगा भैया, नव विवाहित बहू कौन भैया, राधिका मर्चेंट, ये कौन सा नृत्य करती है, भरतनाट्यम, ध्यान रखेंगे है ना, भरतनाट्यम नृत्य करती है। इनके अलावा 1952 में पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था, देखिए पोलियो वैक्सीन का खोज जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन दोनों ने किया है। तो जो आपका इंजेक्शन के रूप में है इनका खोज किए हैं जोनास साल्क, और जो आपका जो ओरल वाला है इसका खोज किए हैं अपन अल्बर्ट साबिन। तो दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया, जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन जो है ओरल ड्रॉप वाला खोज किए हैं, और जोनास साल्क जो है इंजेक्शन वाला टीका का खोज करे हैं। दोनों का इसमें अलग है, दोनों पोलिया के लिए वायरस है, अच्छा तो मतलब टीका है। जो पोलिया है ना उस बीमारी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पे आघात करता है, आदमी का हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, रीढ़ की हड्डी पर भी अटैक करता है, तब आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया था, 2014 में जो है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। इनके अलावा एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके का खोज करा था। चेचक अर्थात छोटी माता है ना, तो इनकी चेचक की टीके की खोज करा। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है ना, या फिर टीकाकरण का पिता कहा जाता है। चेचक किस वायरस से होता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुधा पूछे जाते हैं, तो वेरियोला वायरस से होते हैं। मैंने एक नाच का नाम बताया था जो चेचक न हो उनके बच्चों को इस समझ से की जाती है, उसका नाम है आपका ब्रीटा डांस, जो कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। इनके अलावा DTP के टीका जो है डिप्टीरिया, टेटनस और पर्टूसिस रोग के रोकथाम के लिए दी जाती है। इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। इसमें किसी एक आदमी का नाम नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग आदमी ने अलग अलग चीज का खोज करा है। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने 1885 में किए थे। रेबीज कैसा होता है, कुत्ता भेड़िया के काटने से होता है। रेबीज जल से डर लगने लगता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है, 2014 में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के बाद यंत्र वादक थे, ठीक है। तो जाकिर हुसैन साहब को 2002 में पद्म भूषण दिया गया, और उस समय तक वाद्य यंत्र में यानी वादकों में सबसे कम उम्र के पद्म भूषण ग्रहण करने वाले कैरेक्टर बन गए थे। तो जाकिर हुसैन आंसर होगा। जाकिर हुसैन को पहली ग्रैमी अवार्ड जो है 1991 में प्लेनेट ड्रम प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2024 में जाकिर हुसैन साहब को एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था, 2002 में पद्म भूषण और 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन साहब को। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, तबला के महान मास्टर हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब होती है, 1959 में होती है। कब होती है, 1959 में आपका ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत होती है। कौन देता है अवार्ड, तो अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। भारत के लिए पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन है, पंडित रविशंकर साहब। कब जीते थे, 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, है ना। पंडित रविशंकर साहब को 5 ग्रैमी मिले हैं। 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सहित अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। इनके अलावा पंडित रविशंकर सितार के प्रमुख वादक थे, जिन्होंने 1999 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड के लिए सबसे अधिक बार नॉमिनेट होने वाले जो आपका भारतीय हैं कौन है, जुबिन मेहता हैं। जुबिन मेहता क्या प्ले करते हैं भैया, सिम्फनी प्ले करते हैं, और इन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। 1966 में पद्म भूषण मिला था किन्हें, आपका जुबिन मेहता साहब को। 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनके अलावा
जुबिन मेहता को पहले ग्रैमी अवार्ड 1981 में दिया गया था, पहला वाला 5 में से, ठीक है। आइजन स्टर्न 60 वर्षगांठ समारोह, ये कीर्त का नाम है, इनके लिए जो है ग्रैमी अवार्ड जुबिन मेहता को पहली बार मिला था। ग्रैमी अवार्ड सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में, है ना, सोनल मानसिंह जो है वो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना है, जो आपका भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य कर लेती है। भारत सरकार के कारोबार से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो भारत सरकार के कारोबार से जो अनुच्छेद संबंधित है ये आपका अनुच्छेद 77 है, आंसर 77 है। अब हम इसके आसपास के आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 78, इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवाद वाली बात होती है, यानी प्रधानमंत्री अपने कृत्य को बहन करने हेतु राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, भाई कोई भी चीज की जानकारी देते हैं, यह आर्टिकल 78 कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत में के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच आधिकारिक संवाद है, दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित आर्टिकल 78 है। अनुच्छेद 76 क्या है? राष्ट्रपति साहब महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 76 के अनुसार। अनुच्छेद 74 और 75 क्या है? ये मंत्री परिषद से संबंधित है। इनके अलावा अनुच्छेद 72 क्या है? ये राष्ट्रपति को जो है क्षमादान के अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 73 क्या है? संघ के कार्यकारी शक्ति का दायरा कितना है, कहां तक क्या किया जा सकता है, ये आपका 73 में है। अनुच्छेद 71 में क्या है कि भाई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद हो गया, शंका हो गया, तो इस मामले की निपटान के लिए ओनली सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। यह बात का अंकन आर्टिकल 71 में किया गया है। अनुच्छेद 70 में क्या है? आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति के शपथ उपराष्ट्रपति की शपथ, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। और अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पदेन सभापति होने का जो है लाइसेंस देते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से त्योहार और उनके राज्य के साथ किसका मिलान गलत है, आपसे पूछ रहा है, तो आइए त्योहार पे चलते हैं। नौखाई, नौखाई कहाँ पे? उड़ीसा में होता है जी, ठीक है, नौखाई उड़ीसा में होता है, ये चावल की फसल के आगमन का त्योहार है। इनके अलावा आदि पेरक्कू उत्सव, ये आपके तमिलनाडु में होते हैं। और गोगा नौमी ये बिहार में होता है क्या? नहीं भाई, गोगा नौमी हरियाणा में होता है ना, तो यही आपका जो है गलत है। भोरम देव उत्सव छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे गोगा नौमी जो है ये आपका गलत हो गया है। जो गलत है वही हमको आंसर करना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोगा नौमी का त्यौहार हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार सर्प पूजन से संबंधित है, नाग पंचमी जैसे होता है ना, तो वैसे ही सर्प पूजन से संबंधित है। हरियाणा के अन्य प्रमुख त्योहार में आएंगे तो तीज महिलाओं के द्वारा, बैसाखी नव वर्ष का त्यौहार हरियाणा का, एक सेकंड, हाँ, तो हरियाणा के अन्य त्यौहार में हमने तीज देखा था। बैसाखी जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, तो उन्हीं को याद करते हुए पंजाब और हरियाणा में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति के तौर पे आपका पंजाब और हरियाणा दोनों में मनाया जाता है। फाग यह हरियाणा में मनाया जाता है। बसौदा उत्सव यह भी हरियाणा में मनाया जाता है, बसौदा, ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। गुरु पर्व होता है जो सिख धर्म का त्यौहार है, गुरु नानक के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हरियाणा में उन्हें भी ऐड कर लीजिएगा। उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे राजा पर्व, इनके अलावा नवकलेश्वर, कलिंगा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये 5 दिनों तक चलती है, इसका डेट मतलब दिवस पूछता है। चंदन यात्रा यह 42 दिनों तक चल सकती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा त्यौहार। अब यहाँ से कुछ उपनाम है, जैसे धनु यात्रा त्यौहार को अपन दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर कहते हैं, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इनके अलावा तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे मकर संक्रांति के समय जो है पोंगल, 4 दिनों तक भगवान सूर्य की आराधना। भगवान मुरुगन के सम्मान में थाईपूसम त्योहार जो तमिलनाडु में होते हैं। तमिलनाडु के नव वर्ष को पोतांदु कहा जाता है। नित्यांजलि नृत्य महोत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। थिरुवाइरी महोत्सव ये भी आपके तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों में से हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो हरेला उत्तराखंड में होता है और हरेली छत्तीसगढ़ में होता है ना। इनके अलावा हरेला हो जाएगा उत्तराखंड में भाई। गोंचा महोत्सव, एगो गोंची महोत्सव भी होता है जो हिमाचल प्रदेश में होता है, और गोंचा महोत्सव आपका कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। इसके अलावा जो गोंचा महोत्सव है ना, इसी महोत्सव के दौरान गोंचा रथ यात्रा निकाला जाता है, खास करके बस्तर में, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के द्वारा कि उड़ीसा के जैसे ही भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में निकाली जाती है? वैसे राजस्थान में भी निकाली जाती है, लेकिन वहां पर
राजस्थान ऑप्शन में नहीं था, छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ आंसर होगा क्योंकि गोंचा महोत्सव में वहां भी रथ यात्रा निकाली जाती है। बस्तर दशहरा यह 75 दिनों तक चलती है, कहाँ पे भैया? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बस्तर नाम से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में है। कजरी महोत्सव छत्तीसगढ़ में होती है। हरतालिका तीज भी छत्तीसगढ़ में होती है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे बड़े भूपटीय प्लेट जिसका क्षेत्रफल लगभग, है ना, अब भैया कितना जीरो है देख लीजिए, वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भूपटीय प्लेट तो आप सबको पता है कि प्रशांत प्लेट है, प्रशांतीय प्लेट है, और सबसे बड़ा भूकंपीय प्लेट भी यही है। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक भूकंप कहाँ पे आती है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में आती है ना। इसे रिंग ऑफ फायर या सर्कल ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ समस्त भूकंपों का 80% भूकंप आती है लगभग। बाप रे बाप। इनके अलावा भूकंप क्या है भाई? जो पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट है उनमें जो घर्षण उत्पन्न होती है और टकराने से जो उथल पुथल होती है वही भूकंप है। और यही भूकंप जब समुद्र के नीचे आ जाती है और उससे जो वेव उत्पन्न होता है, लहर उत्पन्न होता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? भूकंप और सुनामी समझ गए ना? भूकंप पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक टकराने से, और यही चीज अगर समुद्र के नीचे हो रहा है तो वहां सुनामी आता है और पृथ्वी पे भूकंप आता है। ठीक है, इनके अलावा दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलते हैं आगे। इनके अलावा प्रशांत महासागर का आकार अगर आपसे पूछता है तो लगभग गोलाकार है। यह दुनिया में सबसे विस्तृत, सबसे गहरी महासागर है। दुनिया के आधे आइलैंड जो है यानी द्वीप जो है इन्हीं को कवर करता है। इसी महासागर में सबसे गहराई वाला स्थल मरियाना खाई स्थित है जो 11,000 मीटर से भी अधिक गहरी है। इनके अलावा प्रशांत महासागर में जलधारा की जो है जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाने की जो प्रक्रिया है नेचुरल वाली अल नीनो कहलाते हैं। अल नीनो में जलस्तर का जो दाब है वो कम हो जाता है तथा जरूरत से ज्यादा जलधारा का ठंडा हो जाना ला नीनो कहलाता है। यानी अल नीनो और ला नीनो, एगो हॉट है एगो कूल है। ये दोनों घटना कहाँ पे घटती है? प्रशांत महासागर में घटती है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के कणों का उत्सर्जन होता है। PSL, प्राइमरी सेकेंडरी लव तरंग। ठीक है, सबसे अधिक चाल P की होती है और सबसे कम चाल L की होती है। सबसे अधिक खतरनाक L होते हैं, सबसे कम खतरनाक P होते हैं, है ना। जो जितना फास्ट है वो कितना कम खतरनाक होता है भूकंप के लिहाज से। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो एल तरंग है ये ऊपर की तरफ गमन नहीं करता है, जहां से ये उत्पत्ति होती है सिर्फ नीचे की तरफ ही जाती है, इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये जड़ को ही खोद डालता है। इनके अलावा भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और पैमाना कौन सा यूज किया जाता है? रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा भारत को कुल कितने भूकंपीय जोन में? तो 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से, है ना, कौन से प्रदेश भारत में भूकंप के लिए काफी ज्यादा जो है उतारू प्रदेश है या फिर मतलब हॉट स्पॉट, जैसे आप मान लीजिए कि भाई वहां पे ज्यादा भूकंप आता है, ऐसा कुछ है ना। तो भैया ये पूर्वोत्तर भारत हो गया और ये कच्छ वाला रीजन हो गया। ये सबसे खतरनाक साइट है भारत में भूकंप के लिहाज से। और ये हिमालयी बेल्ट हो गया। जो भी हिमालयी बेल्ट में पड़ते हैं यानी उत्तरवारी साइड में पड़ते हैं वो सब भी जोन 5 में आता है ना। और जो जोन 5 में आता है वो रेड कलर से दर्शाया गया है, वो काफी खतरनाक जोन है। यानी जितने कम जोन मतलब नीचे उतना सेफ जोन। तो सबसे सेफ जोन ये हो हाइट वाला, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह, है ना, ये सब जो है सेफ जोन में आता है। बाद में कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा लाल वाला पूर्वोत्तर भारत, हिमालयी बेल्ट और यहाँ पे कच्छ, ये काफी खतरनाक जोन है भूकंप के लिहाज से। देखिए आप देखे होंगे कि भैया ये जो है 2, 3, 4, 5 लिखे रहते हैं, एक कहाँ गया? ठीक है, तो जो मॉडिफाइड वाला मैप आया है भूकंप का वहां 1 से भी स्टार्ट है। तो ऐसे केस में जो सबसे खतरनाक जोन है उसको 4 नंबर दिया जाएगा। और जो प्राचीन वाला जो है मैप उसके हिसाब से ये 2 से स्टार्ट किया गया है। तो 2, 3, 4, 5 ही है ना, 4 ही है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर आपको दिख रहा है ना। तो उस हिसाब से अगर पूछता है सबसे खतरनाक जोन मतलब जो भूकंप क्षेत्र है वो किस जोन में आएगा, तो 5वीं जोन में आएगा। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक एक व्यक्ति जो 1 वर्ष में कितनों दिनों से कम कार्य रोजगार पाती है। मतलब जनगणना के अनुसार आपसे ये पूछा गया है कि एक सीमांत श्रमिक का परिभाषा क्या है। तो एक सीमांत श्रमिक का ये परिभाषा है कि अगर वह 6 महीना या उससे कम का काम प्राप्त करता है साल में तो उसे सीमांत श्रमिक का दर्जा दिया गया है। अगर 6 माह से अधिक की काम प्राप्त करता है तो उसे हम मुख्य श्रमिक की संज्ञा देंगे। अब 6 माह कैसे होगा? तो 364
कितना 365 का आधा कर लीजिए, है ना, तो 183 हो जाएगा। ऐसे तो 182.5 होगा, लेकिन 183। अगर इससे कम कोई काम पाता है तो पार्शियली हो जाएगा भाई, कम काम पा रहा है ना तो सीमांत श्रमिक हो जाएगा। अगर इससे ऊपर काम कर रहा है साल में तो जो है मुख्य श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा उन्हें। अब जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो कार्यरत श्रमिक बल थे उनमें महिलाओं की प्रतिशत ओवरऑल और पुरुष का प्रतिशत आपसे बहुत पूछता है। तो कार्यरत श्रमिक जो थे ये 39.8% थे, महिला श्रमिक की संख्या 25.6%, अब पुरुष श्रमिक की संख्या 53.26%। याद रखिएगा, यहीं पे साक्षरता ओवरऑल कितना था 74.04%, महिला साक्षरता था 65.46%, अब पुरुष साक्षरता था 82.14%। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इनके अलावा 2011 में समस्त श्रमिकों की संख्या जो है 77.8% मुख्य श्रमिक के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। अब कहने का मतलब है कि ऊपर अभी आपने देखा कि 2011 में कार्यरत श्रमिक कितने थे 39.8% टोटल जनसंख्या का, ठीक है। अब इस 39.8% का 77.8% जो है ये क्या है भाई, ये है आपका मुख्य श्रमिक, और उसके नीचे यानी लगभग 22.2% जो हो जाएगा वो कैसा श्रमिक था, वो सीमांत श्रमिक नोट किया गया था उस समय 2011 में। अब सीमांत श्रमिक क्या है और मुख्य श्रमिक क्या है अब भी बता दिया कि भाई 6 महीना से ज्यादा काम कर रहे हो तो आप मुख्य श्रमिक हो, कम काम कर रहे हो तो आप सीमांत श्रमिक हो। देखिए मनरेगा जो है 100 दिन का रोजगार देता है। 2005 में नरेगा एक्ट के अनुसार 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ गया था, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम। इनके अलावा महिला जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी के विजेता कौन रहे? तो जूनियर महिला एशिया कप 2023 हॉकी के विजेता है भारत। और किसे हराया है ना, तो कोरिया को हराया है। और मैच कहाँ पे हुआ है, तो जापान में हुआ है। महिला जूनियर है ना एशिया कप हॉकी 2023, ठीक है, इसमें विजेता रहे हैं भारत, उप विजेता रहे हैं कोरिया, और मैच हुआ है जापान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी, ये भी हॉकी का ही है लेकिन ये जूनियर नहीं है, ये मेन वाला है। महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के विजेता भी भारत हैं। जापान को हराकर यह मैच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड में खेला गया था। इनके अलावा इसी मैच में एक प्लेयर उभर करके आया जिनका नाम है सलीमा टेटे। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। इसीलिए आपके इस बार के एसएससी की जो करंट एग्जाम अभी संपन्न हुआ है उसमें आपको सलीमा टेटे के बारे में पूछा भी था, सीएचएसएल के बारे में, ठीक है। इनके अलावा इसी मैच में एक संगीता कुमारी खिलाड़ी, ये सबसे अधिक गोल करी थी 6 गोल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो संगीता कुमारी का संबंध और सलीमा टेटे का संबंध अगर कोई पूछे तो बताइएगा, ये हॉकी से है। इनके अलावा पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024, अभी आपने महिला वाले में देखा, अब पुरुष वाले को देखिए। तो पुरुष वाला, इनके अलावा पहला अगला क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम किस राज्य में संबंध मतलब स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, ओडिसी नृत्यग्राम संस्थान, ठीक है। ओडिसी नृत्य के लिए है नृत्यग्राम संस्थान, ये कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार से समझिए, ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम की स्थापना प्रतिमा गौरी ने किया था। कल लोग पूछे ये प्रतिमा गौरी किस नृत्य से हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य पर आधारित संस्थान सृजन की स्थापना 1993 में गुरु केलुचरण महापात्रा ने ओडिशा के अंदर किए थे। यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली के अंदर किए थे, जो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार थे। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना मृणालिनी साराभाई, जो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कैरेक्टर हैं, इन्होंने की थी। ये कहाँ जो है आपका मल्लिका साराभाई की पत्नी हो जाएंगे और मल्लिका साराभाई की माता हो जाएंगे, और जो आपका विक्रम साराभाई हैं उनकी पत्नी हो जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इनके अलावा जीडीपी की गणना करते समय किस प्रकार की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु को अर्धनिर्मित वस्तु या अर्धनिर्मित उत्पाद भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कार का प्रोडक्शन आप गिन रहे हैं, और कार में जो 4 गो चक्का लगा होगा उसमें टायर भी लगा होगा, तो जहाँ टायर बना होगा तो टायर को भी गिना होगा ना भाई। तो अगर यहाँ भी आपने टायर को गिन लिया और वहाँ भी गिन लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएंगी ना। तो इसी चीज़ से बचने के लिए किसी भी उत्पाद में मध्यवर्ती वस्तु को नहीं गिना जाता है। मैं ये सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ, हालांकि मध्यवर्ती वस्तु का ये सूत्र नहीं है। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है अंतिम उत्पाद में सहायक करने वाला वस्तु, ठीक है मेरे भाई। लेकिन मैं समझने के लिए आपको बताया हूँ कि एक ही चीज़ को डबल काउंट ना हो जाए, इसीलिए मध्यवर्ती वस्तु को नहीं गिना जाता है जीडीपी की गणना में। इनके अलावा
जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटाकर अर्थात मूल्यह्रास को घटा के हम क्या निकालते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालते हैं। गिफिन वस्तुओं पे मांग और पूर्ति का नियम एप्लीकेबल नहीं होती है। गिफिन वस्तु जैसे नमक वगैरह, नमक का अगर दाम कम जाएगा तो क्या आप 5 किलो खाने लगोगे? नहीं खाने लगोगे ना, डिमांड सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज़ है कि लिमिट में ही लोग खा सकता है। तो ऐसे वस्तु को अपन गिफिन वस्तु कह सकते हैं, है ना। तो गिफिन वस्तु पे मांग और पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, अन्य वस्तु पे लागू होती है। जैसे कि किसी वस्तु का प्राइस घट रहा है तो उसका मांग बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ रहा है तो मांग घट जाएगा, उसे मांग और पूर्ति का नियम कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। पूरक वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसका इस्तेमाल साथ में होता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया, पूरक वस्तु कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कॉपी कलम लिख दिया हूँ, है ना, कॉपी कलम लिख दिया हूँ। भाई कॉपी और कलम लिखने के लिए चाहिए ना, तो कहाँ पे, कॉपी पे। अगर कलम की भाव बढ़ जाएगा तो कॉपी का जो है डिमांड घट जाएगा, क्योंकि कलम अब जब लोग ले ही नहीं रहा है तो कॉपी लेके क्या करेगा, तो ऐसे समझिएगा, ठीक है। इनके अलावा कोशिका के प्रमुख कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की आकार लगभग कैसी होती है, तो अर्ध कटे हुए राजमा के जैसे होती है। सीजीएल 2024 ने पूछा ये क्वेश्चन, इमेज दिया था नीचे में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं खाली। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होता है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो होता है ना वो 70S प्रकार के होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होते हैं ना वो 80S प्रकार के होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से कोशिकाओं के अंदर यूकैरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाता है, ठीक है। नहीं समझे, समझाओ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है ना, जो राइबोसोम होते हैं ना, ये 70S प्रकार के होते हैं। अभी मैंने कहा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें 70S प्रकार के जो है आपका राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कोशिकांग, है ना, यूकैरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा मतलब समानता दर्शाता है। तो नहीं देख रहे हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है भी नहीं, है ना, लेकिन फिर भी राइबोसोम में समानता होने के कारण समानता दर्शा रहा है। तो ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा यही चीज़ यहाँ पे लिखा है ना, कि समानता बन जाता है। यहाँ पे देखिए, इनके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80 प्रकार के, मैंने अभी बता दिया। डीएनए जो है कोशिका के केंद्र